हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से, और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के क्वेश्चंस, जो आपको स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर के बाद दिखेंगे। अभी मैंने आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस करवाए थे, लगभग 57 क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया था। तो उसको आप 3 वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। मैंने 3 वीडियो लेक्चर में उन क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया है और वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और ये उसके बाद का जो है क्वेश्चन जो है मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ 57 के बाद, जिसमें मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक फोर्स जो भी है वो सारा चीज मैं इसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। उनके क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छी तरह से प्रिपेयर हो पाए एग्जाम देने के लिए और आपको अच्छी मार्क्स आए। 57 क्वेश्चंस करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की जर्नी इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर लेंगे 58 और वहां से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्या कि इफ t is the time period and v is the maximum speed of a charged particle in a cyclotron, then time period किसके प्रोपोर्शनल है। तो आपको मैंने साइक्लोट्रॉन में बताया था कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला साइक्लोट्रॉन के लिए होता है 2 पाई m अपॉन में qb। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा? v के पावर में 0 के, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ एनी अमीटर इज शंटेड देन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल। सो अमीटर को अगर शंट करेंगे तो उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग अमीटर के ऊपर वर्क करते हैं तो अमीटर में जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है वो पैरेलल में लगाया जाता है। ये देखिए, ये हमारा गैल्वेनोमीटर हुआ और इसमें एक शंट वायर कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में, है ना। सो इसका रेजिस्टेंस Rg है ना, और यहाँ से मेन करंट आता है और ये S। तो जब हम लोग इस तरह से अमीटर फॉर्म करते हैं बाय कनेक्टिंग अ पैरेलल वायर टू द गैल्वेनोमीटर कॉइल, ओके, और जिसको हम लोग शंट वायर भी बोलते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है। नेट रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि आप चेक कर सकते हो किससे, 1/R इक्विवेलेंट से 1/R1 प्लस 1/R2, इस वाले फॉर्मूला से आप लगा करके चेक कर सकते हो। और हमेशा ध्यान में रखिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है, क्योंकि सीरीज में डायरेक्टली ऐड करते हैं। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप इज मेड डबल्ड। तो कह रहा है R को अपन लोगों ने डबल कर दिया, तो नया R हो गया 2R। एंड द करंट इज मेड हाफ्ड, तो नया करंट हो गया I/2। तो कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप विल बिकम, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप था, है ना, जिसमें रेडियस R था और करंट I था। तो उस समय मैग्नेटिक मोमेंट M1 क्या था? तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला I इंटू एरिया लिखेंगे, तो I इंटू पाई R², ये था। अब नया सिचुएशन में क्या हो गया? M2 का मान, तो करंट हो गया I/2 और पाई इंटू रेडियस हो गया 2R, तो 2R का होल स्क्वायर। ये हो गया I/2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई में 4R²। अब यहाँ से 2 से 4 कितने बार में कटेगा? 2 बार में। ये हो जाएगा 2I पाई R²। यानी ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये वाला जो चीज है ये आपका M1 के बराबर है, यानी ट्वाइस हो गया। तो नया वाला जो M2 हो गया वो ट्वाइस ऑफ M1 हो गया, M2, तो डबल्ड हो गया। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। कह रहा है क्या? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अर्थ इज, तो अर्थ का मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का 2 यूनिट SI यूनिट होता है, पहले वो ध्यान दे दीजिए। एक होता है एम्पेयर गुना मीटर स्क्वायर और एक होता है जूल पर टेस्ला।
तो अर्थ का मैग्नेटिक मोमेंट होता है वैल्यू वाला डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना है 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m को कहते हैं और इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर मीटर। कहां है? ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है द टॉर्क टाउ एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग लूप of magnetic moment m vector placed in magnetic field b vector is। तो अपने को पता है सर कि टॉर्क बराबर में क्या लिखेंगे? m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो ये कहां पे दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो टॉर्क ये लिखेंगे अपन लोग। ओके, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर मीटर। अगला है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इज। तो मैग्नेटिक मोमेंट करंट कैरिंग कॉइल का क्या होता है? एन आई एरिया वेक्टर। तो ये कहां है? ऑप्शन सी में। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स on a charge q moving with velocity v vector in a magnetic field b vector is। तो अपने को पता है जो सर मैग्नेटिक फोर्स लिखते हैं वो लिखते हैं अपन लोग q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये कहां दे रखा है? ये ऑप्शन ए में दे रखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a coil of radius r carries current I। ओके, the magnetic field at its center is b। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक कोई कॉइल है, इस कॉइल में करंट है I, उसका रेडियस है कॉइल का R और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे है वो कितने के बराबर है? B के बराबर। और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के बराबर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बटा में 2R। अब क्या कह रहा है? at what distance from the center on the axis of the coil the magnetic field will be B by 8। तो ध्यान से देखिए कि ये आपका कॉइल हो गया और यहां से एक्सिस का ये डिस्टेंस x मान लीजिए सेंटर से, इसका रेडियस ये r, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। ओके, तो अपने को पता है कि इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I r स्क्वायर बाय 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर में 3/2। अपने से x का वैल्यू पूछा गया है और P पॉइंट पे अपना B का जो वैल्यू दे रखा है वो B by 8 दे रखा है। तो इसको लिख दीजिए B by 8। ये हो गया म्यू नॉट I r स्क्वायर बाय 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। अब B की जगह क्या लिखिएगा? जो म्यू नॉट I बाय 2r था वो लिखिएगा, ये यहां से है ना। और गुना में कितना बेटा? गुना में 8। तो यहां से हो गया म्यू नॉट I r स्क्वायर बटा में 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर में 3/2। अब जो कट रहा है काट दीजिए। तो 2 से 2 कट जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट, I से I कट जाएगा। 8r उधर r स्क्वायर से जाएगा गुना होने, तो ये हो जाएगा 8r क्यूब और ये बचेगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर में 3/2। यहां से r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? तो 8r क्यूब को लिख सकते हैं आप 2r का होल क्यूब और इधर लेफ्ट साइड में पावर था 3/2, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर था 3/2, तो बराबर के दूसरे साइड गया तो वो पावर बन जाएगा 2/3। तो 3 से 3 खत्म। r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 2r का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर। सो x स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर में से r स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा? 3r स्क्वायर। सो x वैल्यू निकालना था, स्क्वायर इधर आएगा रूट हो जाएगा, तो रूट के अंदर में 3r स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3r स्क्वायर। यानी कि अपना क्या आंसर आएगा? रूट के अंदर में 3 और r बाहर निकल जाएगा, रूट 3r, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज। तो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज वेरी स्मॉल।
When an ammeter is shunted, its measuring range increases. शंट करने से मेजरिंग रेंज बढ़ जाता है. द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हो जाता है आपको वेरी लार्ज. ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट. Which of the following is correct for galvanometer constant? बेटा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहाँ पढ़ाया जाता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में. और वहां पे क्या लिखते हैं? रिस्टोरिंग टॉर्क अब बराबर में मैग्नेटिक टॉर्क. रिस्टोरिंग टॉर्क यानी कि K इंटू फाई या थीटा जो कह लो, और बराबर में मैग्नेटिक टॉर्क. मैग्नेटिक टॉर्क को लिखते हैं M क्रॉस B. तो M हो जाता है NIA इंटू B. ये हो जाता है. एंगल 90 डिग्री होता है M और B के बीच में. तो यहां से I बाय थीटा अपने लोग को बताना है. I बाय थीटा को ही गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं. तो ये हो जाएगा K बटा में NAB. तो K बटा में K की जगह यहाँ पे C यूज किया हुआ है, तो मैं भी C ही यूज कर लेता हूँ आपके लिए. ये ले लीजिए C, यहाँ भी C. तो C बटा में NAB कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में. ये हो जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. अगर पूछता करंट सेंसिटिविटी कितना है तो थीटा बाय आई निकालते, तो वो होता NAB बटा में C. ओके ना. अगला कह रहा है ए चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेज. तो अगर चार्ज मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है. इसलिए आंसर करेंगे अपन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. अगला कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए इज बी. तो ये देखिए, ये हमारा एक सर्कुलर लूप है. इस सर्कुलर लूप में करंट मान लो I है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B है. और B का फॉर्मूला हम लोग कितना जानते हैं? म्यू नॉट I बटा में 2R. ये जानते हैं. अपने को एरिया दे रखा है, तो एरिया बराबर में क्या हो जाएगा? लूप का एरिया पाई R स्क्वायर. तो R स्क्वायर बराबर में क्या लिखेंगे बेटा? A बटा में पाई. तो R हमारा यहां से निकल जाएगा. अपने को पूछा क्या? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप. तो मैग्नेटिक मोमेंट को क्या लिखोगे आप? I इंटू एरिया. अब I को क्या लिखोगे? I को लिखोगे 2BR. ये देखो 2R को B से गुना कर दो और बटा में म्यू नॉट और गुना में एरिया. ऐसे लिखोगे, है ना. अब R को बदलना है अपना लोग को. तो R बराबर में क्या हो जाएगा? A का पावर हाफ और बटा में पाई का भी पावर हाफ. ऐसा हो जाएगा. यस और नो. तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा? तो यहां से अपन लोग लिखेंगे 2B के जगह B ही लिखेंगे. R के जगह A का पावर हाफ और बटा में पाई का पावर हाफ. ये हो जाएगा. और यहाँ पे क्या है? बटा में म्यू नॉट भी था और साथ में A भी था. यहाँ पे A का पावर 1 है, तो 1 और 1/2 3/2 हो जाएगा. तो 2B A का पावर में 3/2. अब बटा में कितना आया? म्यू नॉट और गुना में पाई का पावर में हाफ. अब देखिए ये ऑप्शन कहाँ है? ये ऑप्शन तो अपने को कहीं नहीं दिख रहा है. ध्यान से देख लीजिए, कहीं नहीं दिख रहा है सर. ये ऑप्शन अपने लोग को कहीं भी नहीं दिख रहा है. तो सर ऑप्शन डी को टिक कर देते हैं, नन ऑफ दीज. ये मैग्नेटिक मोमेंट अपन लोगों ने निकाला जो हमसे पूछा गया था. अगला क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी इज. तो परमिएबिलिटी का डायमेंशन अपना लोग को बताना है, म्यू का डायमेंशन बताना है. मैंने कई बार आपको हिंट दिया है कि अपन लोग B बराबर में जानते हैं म्यू नॉट I अपॉन में 2πd. यहां से भी म्यू नॉट का जो होगा डायमेंशनल फॉर्मूला वही म्यू का भी होगा, क्योंकि म्यू आर का कुछ नहीं होता. म्यू आर का 1 होता है, M0 L0 T0 होता है ना डायमेंशनल फॉर्मूला. तो अपन लोग म्यू नॉट का निकालेंगे, वही होगा अपने लिए म्यू. ओके, परमिएबिलिटी. तो म्यू नॉट के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 2πd मल्टीप्लाई में B बटा में I. अब B के लिए सर F मैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है QV इंटू B. तो B बराबर में क्या हो जाएगा सर? तो B बराबर में हो जाएगा सर FM मैग्नेटिक फोर्स बटा में Q इंटू वेलोसिटी. अब 2π का कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता,
तो यहां से डी का हो जाएगा एल, ठीक है। करंट का आई ही रहने देते हैं। फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस का 2। उसके बाद चार्ज का हो जाएगा आई टी और वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी माइनस 1। सॉल्व करेंगे बेटा, तो एल से एल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, टी से टी माइनस 1 गया। अब क्या बचा, जो बचा वो आंसर हो जाएगा एम एल टी का पावर माइनस 2, और यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, ऊपर जाएगा तो आई का पावर माइनस 2, तो एम एल टी माइनस 2 आई माइनस 2, ये रहा। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। बेटा म्यू का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के लिए जो है हम अपना लोग को SI यूनिट बताना है, तो फॉर्मूला तो अपन लोग ले आए थे, यहीं से बना लेते हैं। तो म्यू आया था हमारे लिए 2 पाई डी बटा में आई, और यहाँ पे फोर्स वगैरह सब कुछ था। तो यहाँ देखिए इसका कुछ नहीं होगा, डी का SI यूनिट हो जाएगा, डी के लिए मीटर, और मीटर बटा में एम्पेयर, और यहाँ पे होगा न्यूटन, और यहाँ होगा क्यूबी। देखिए मैं पूरा इधर ये लिखता हूँ। यहाँ पर लोगों ने म्यू नॉट क्या लेकर के आया है, तो 2 पाई डी बटा में आई और गुना में FM बाय क्यूबी, FM बाय क्यूबी, ये है क्यूबी। देखिए डी का क्या हो जाएगा, SI मात्रक, SI यूनिट मीटर, करंट का हो जाएगा एम्पेयर हो गया, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, चार्ज का हो जाएगा कूलॉम, और वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर खत्म। अब यहाँ पे कूलॉम पर सेकेंड क्या हो जाएगा, कूलॉम पर सेकेंड, तो यहाँ से ये तो हो जाएगा हमारा एम्पियर। तो ये वाला तो अपना लोग को मिला नहीं, अपने लोग को टेस्ला में लेकर के आना है। तो अपन लोग ना क्या करते हैं, इसको यूज ही नहीं करते हैं, ये इसको बी ही रहने दे देते हैं। ये लीजिए, ये रहा बी, हो गया आंसर। 2 पाई का होगा नहीं, डी का हो गया मीटर, बी का टेस्ला, अब बटा में करंट का एम्पेयर, ये हो गया टेस्ला मीटर एम्पेयर माइनस 1। कहाँ है, ऑप्शन सी में। जो म्यू का होगा ऐसा यूनिट, वही म्यू नॉट का भी होगा, क्योंकि म्यू आर जो होता है ये यूनिट लेस होता है, ध्यान रखना। कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड इज, तो 0। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल वुड कंटिन्यू टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ रीजन वेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट करेक्ट। कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल किसी रीजन में मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब वो मूव करेगा बेटा, तो ऑब्वियसली बात है वो एक वेलोसिटी सेलेक्टर का केस हो गया, जिसमें वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसका भी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो E/B होता है, ध्यान रखना। वेलोसिटी सेलेक्टर का अप्रोच है। तो कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए इसे मूव कर रहा है, तो उस चार्ज पार्टिकल पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दूं, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। अगर Fm और Fe एक दूसरे के बराबर हो, तो V कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता रहेगा। तो Fm मतलब क्या हो गया, QVB, और Fe बराबर में क्या हो जाएगा, QE। Q से Q कट जाएगा, तो V बराबर में क्या बचेगा, E/B बचेगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन वेलोसिटी सेलेक्टर। ओके, आप क्या देख रहे हो, B क्रॉस है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो नेगेटिव y डायरेक्शन में, B नेगेटिव z डायरेक्शन में, वेलोसिटी पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यस और नो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, यानी दोनों जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और नहीं। लेकिन कह रहा कि कौन करेक्ट नहीं है, तो E 0 नहीं होगा, B 0 नहीं होगा। बेटा अब आप खुद सोचो, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना है, तो ऐसा ये तो करेक्ट हो गया कि ये तो सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। लेकिन अपने लोग को कह रहा है नॉट करेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट।
यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कब नहीं जाएगा, जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो, यानी ई का वैल्यू 0 नहीं हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला मौजूद रहेगा तो वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर देगा, एक्सेलरेट कर देगा तो वेलोसिटी चेंज होने लग जाएगा, वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगा, वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रह पाएगा, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, 0 हो। तो यानी कौन सा कंडीशन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी में। ओके, डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले से कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा था, अगर दोनों 0 रहेगा तो कांस्टेंट से ही जाता रहेगा। और ए वाला में सर कांस्टेंट वेलोसिटी से ई 0 हो जाए, मान लो अगर ई 0 हो गया और बी 0 नहीं है, तो फिर बी 0 नहीं है तो बी के लिए दो कंडीशन, मतलब एक बी के लिए फिर स्पेशल कंडीशन पे बात करेंगे तभी बात होगी। चूंकि अपन जानते हैं कि बी के पैरेलल होगा तभी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, अदरवाइज मैग्नेटिक फोर्स 0 नहीं होगा। पैरेलल या एंटी पैरेलल में ही मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। अगर बी चार्ज के पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता तो फोर्स का केवल काम होता, मैग्नेटिक फोर्स का केवल काम होता कि उसके डायरेक्शन को चेंज करता, अगर डायरेक्शन को चेंज करता तो वेलोसिटी चेंज होता, तब वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं कहलाता। लेकिन वो एक स्पेशल केस में, यानी ऑप्शन ए जो है ये पार्टली ट्रू है, परफेक्टली ट्रू नहीं है। ओके ना बच्चों, ध्यान रखना है। तो अपने पास परफेक्टली ट्रू वाला ऑप्शन अवेलेबल है, सी। सो परफेक्टली ट्रू को टिक करेंगे, सी नंबर, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी v in uniform magnetic field B. If the velocity of the charged particle is doubled and the strength of the magnetic field is halved, then the new radius will be. तो बेटा रेडियस पहले क्या होगा, इसका मतलब mv/qb। अब सिचुएशन में नया रेडियस पूछा है तो मास चेंज नहीं किया, वेलोसिटी डबल कर दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 2v। और मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कर दिया है तो ये हो जाएगा b/2, तो 2 पलट के 2 के पास, यानी हो जाएगा 4mv/qb। अब mv/qb इनिशियल रेडियस के बराबर था, यानी 4r हो जाएगा, यानी न्यू रेडियस 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन। तो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है बेटा, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, v0 है। अगर स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर लगेगा ही नहीं, तो वो रिमेन्स स्टेशनरी। अगला क्वेश्चन है एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 70 ओम इज कन्वर्टेड टू एन अमीटर बाय शंट रेजिस्टेंस 0.03 ओम, द वैल्यू ऑफ इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम। तो बस आपको क्या करना है, वही जो मैं अभी सिखा रहा था, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 लगाइए। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 1/70 और यहाँ 1/0.03, पॉइंट को उड़ाइए तो ऊपर में 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/70 प्लस 100/3, ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। आपको R इक्विवेलेंट बताना है, तो 70 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 210। 70 से 3 बार में, तो यहाँ पे 3 और 3 से कितने बार में, 70 बार में, तो 70 है और 2 0 पहले से है, तो ये इतना हो जाएगा। ये किसका वैल्यू, 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर में 7003 बाय कितना 210। तो R इक्विवेलेंट अपना लोग को निकालना है, तो क्या करेंगे 210 पलट देंगे अपॉन में 703, अब 7003। अब देखो इसको लगभग 7000 माने तो 200 से 7000 कितने बार में कटेगा, तो 3 बार में 600 कटता, 3.5 बार में कटता लगभग, है कि नहीं। और क्या कहते हैं, अब लगभग ये हो जाएगा 210 और ये 1/35 के आसपास आंसर आएगा। अब 1/35 कैसे आएगा अपना लोग को वो देखना पड़ेगा। तो 1/35 के लिए अपने लोग को आंसर देखेंगे, ये देखिए ये लगभग 0 माने तो 0 0 खत्म, तो 21 से कितने बार में, लगभग 35 बार में अपना 700 कटेगा। तो 1/35 को अपन लोग भागा लगाते हैं, लगभग देखेंगे आंसर कितना मैच किया, 0.0, यहाँ भी 0 आएगा, फिर से 0, तो 35 दूनी
70 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे एक और 0 आएगा, तो 35 10 बार में नहीं जाएगा, 9 बार में नहीं, 8 बार में लगभग, तो 0.028 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी उसका करेक्ट हो जाएगा, 0.030। ओके बच्चों, तो हमने 83 तक के क्वेश्चंस को किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं इसके बाद के सारे क्वेश्चंस को करूंगा। आप लोग इन वीडियोज को देख लो, रिवाइज कर लो, उन क्वेश्चंस को कर लो जो आपके लिए, जो आपको डिफिकल्टी करते हैं, तो डिफिकल्टी आपको प्रोड्यूस करते हैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्वेश्चंस को खुद से बनाने की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़िए, समझिए। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। प्रैक्टिस करिए, बहुत बार प्रैक्टिस करिए, धीरे 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 आप इंप्रूव करेंगे। ओके बच्चों, चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पे। थैंक यू सो मच।